So, hello friends. Now we'll understand about TCS के कुछ summary points कि क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब हमने ग्राफ को समझा तो हमने सारी चीज़ें डिटेल में समझी। अगर आपको पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट का एनालिसिस देखना है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो, जिसके अंदर हमने पूरा डिटेल स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के जो जो टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो हमने समझे। आज हम बस लास्ट टॉपिक करेंगे, इसके अंदर ये हम करेंगे समरी पॉइंट्स कि क्या क्या इसके प्रॉज हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, मतलब क्या क्या कंपनी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट थे जो कि आप डिसीजंस में हेल्प कर सकते हो। वी आर नॉट सजेस्टिंग स्टॉक बिकॉज ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है आपको वो चीज़ें बताना जो हेल्प करती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। डिसीजन बनाना आपका काम है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हमने देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था ना कंपनी का, वो इंक्रीज हो रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 2017 में 0.24 मिलियन था, मतलब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, और अब जाके 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, जो कि एक बहुत ही 5 टाइम्स, अगर हम समझे तो 5 to 6 टाइम्स मार्केट कैप हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑल्दो वी कैन कंसिडर दिस पॉइंट ऑल्सो कि आप ये पॉइंट भी कंसिडर करें कि 2024 से 25 में ऐसा क्या हुआ कि डिप आया। 2020 का टाइम, 21 का टाइम हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के टाइम पे जो कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे इसने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन 2024 से 25 में क्यों डिप आया, क्या रीजन से, और अभी स्टॉक प्राइस ऐसा फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, वो आपको चेक करना ज़रूर चाहिए। बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये जितना इंक्रीज होगा उतना कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इतना ही था। आउटस्टैंडिंग शेयर्स में एज सच कोई वो पॉइंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स अपने स्टेबिलिटी पे चल रहे हैं, बल्कि अगर हम देखें तो जितना था उतना ही चल रहा है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही हो गया। करोड़ में है ये नंबर, 362 करोड़ है, मतलब 362 करोड़ शेयर्स हैं। तो आप ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं कि इनका कम हुआ है और स्टेबिलिटी चल रही है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स में हमें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं अभी तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी रेशो एंड पीबी रेशो। तो पी रेशो और पीबी रेशो को आप कंपैरिजन देख सकते हैं। कंपनी के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करके आप चेक करें कि पी रेशो और पीबी रेशो में बेसिकली कितना डिफरेंस आ रहा है। एज आई कैन सी दैट पी रेशो जो है 2025 में 26.5 है, जो ये बताता है कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड हो गया है। लाइक पिछले साल ओवर वैल्यूड चल रहा था, या फिर स्लाइटली डिफरेंस इतना नहीं था, बिल्कुल नियर बाय चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा अंडर वैल्यूड पोजीशन पे आ गया है। और पीबी रेशो की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा चल रहा है। बिकॉज देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट्स भी आ सकते हैं। एक और पॉइंट ये आ सकता है कि ना, जो ये TCS है, ये अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो ये सबसे टॉप कंपनीज में से आती है, सबसे टॉप नंबर पे इसी का नंबर आता है। लाइक फर्स्ट कंपनी है ये IT सेक्टर की, विद इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ रेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो ये हो सकता है कि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिर्फ पहली कंपनी को नहीं देखता, वो लास्ट तक IT सेक्टर की बिल्कुल लास्ट कंपनी होगी ना, जिसका 0.05 भी पीवी रेशो होगा, उसको भी वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में कंपेयर करता है। तो मान लेते हैं कि IT सेक्टर में 500 कंपनीज है, तो उनका एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड समझा जाता है कि 500 कंपनीज एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, उनका ओवरऑल मार्केट कैप कितना है। तो हमें ये कंसिडर करना ज़रूरी है कि अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो अगर उसके बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसकी बुक वैल्यू बढ़ना ज़रूरी भी है। राइट, अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हाई भी है तो भी चलेगा। ऑल्दो वी कैन से दैट कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हाई है, लेकिन अगर वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से हाई है, उसकी बुक वैल्यू उसकी वजह से हाई है, इंटरनल शेयर प्राइस उसका हाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच बिजनेस में। ओवरऑल पी रेशो और पीबी रेशो आप जब कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, तो आपको समझ आएगा कि क्या ये ज़रूरी है और ये इन्वेस्टमेंट में मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में मैं इतना ही बताऊंगा कि कंपनी का जो लिक्विडिटी टेस्ट है उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे जा रही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 2017 से लेके अभी तक कंपनी डिक्लाइन ही करती जा रही है।
ऑल्दो इसने लिक्विडिटी मेंटेन करी हुई है। आईटी सेक्टर में लिक्विडिटी का बेसिक मीनिंग है कि अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज करना। इस कंपनी ने बिल्कुल लिक्विडिटी लूज करते जा रही है, जस्ट बिकॉज कि ये कंपनी का जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें ये बताता है कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो अब इतनी कैपेसिटी नहीं रख पा रहे कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर पाए। दो मीनिंग निकलते हैं इससे, इसके करंट एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो आने के टाइम नियर है। अभी तक आएगा नहीं क्योंकि अभी भी 2.3 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज़, बट जो पोजीशन पिछले कई सालों से चलती आ रही है वो बहुत ही जल्द आने का टाइम आ सकता है। ठीक है, और हमने कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पॉइंट डाले, तो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका डिसीजन खुद बनेगा कि क्या इसकी लिक्विडिटी स्टिल ठीक है या फिर अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्वेंसी टेस्ट। तो हमने इस सॉल्वेंसी टेस्ट में ये कंपेयर किया था कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, करंट लायबिलिटीज़ को और इक्विटी को कंपैरिजन किया था। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ को हमने टोटल इक्विटी से कंपेयर किया था कि टोटल इक्विटी के कंपैरिजन में बिजनेस में कितना परसेंटेज इनका है, पोर्शन इनका है, और इक्विटी का कंपैरिजन किया था टोटल लायबिलिटी से, ताकि हमें ये भी पता चले कि कितना कंपैरिजन है। तो इक्विटी टू टोटल लायबिलिटीज़ तो हमारा बिल्कुल जीरो आया था क्योंकि बहुत ना के बराबर है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ को इक्विटी से, तो हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नॉन करंट लायबिलिटीज इक्विटी के कंपैरिजन में बढ़ता जा रहा है, मतलब 55% पे आ गया है। 16% पे था, 55% पे है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी की इक्विटी पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है और एज़ कम्पेयर टू नॉन करंट लायबिलिटीज़ की पावर देखें तो वो ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि होनी चाहिए 10 to 20%, जो कि बीच में ठीक था, 20% तक ठीक था। जैसे ही 2019 में आया उसके बाद से इसने कभी भी रोक नहीं लगाई। तो ये एक कंसिडर वाला पॉइंट है कि करंट लायबिलिटीज़ जो टू इक्विटी है, कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ टू इक्विटी है, वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। ऑल्दो वी कैन से दैट कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ टू इक्विटी थोड़ा रिड्यूस है, तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं पॉइंट, लेकिन जो करंट लायबिलिटीज़ है अल्टीमेटली हमने ऊपर ही देख लिया था कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो लूज़ हो रही है। लिक्विडिटी लूज़ हो रही है, इसका मतलब है कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ बढ़ रही है और करंट एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको परसेंटेज में देखिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इक्विटी स्ट्रक्चर की। तो कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर हम बात करें किसी भी कंपनी में जो रिटेन अर्निंग्स होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसा दिख रहा है हमें। यहाँ पे आप 92% थे 2025 के अंदर, 92% पे हम लोग आज। 82% से 92% का मतलब होता है कि आप टोटल इक्विटी का 92% सिर्फ पैसा रिटेन कर रहे हैं, जो कि री इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कोई भी फर्दर प्रोजेक्ट्स आएंगे इस कंपनी के पास, वो इन्वेस्ट करने लायक होंगे। इनके पास सरप्लस कैश होगा तो ये अपने बिजनेस को अच्छे से फंड कर सकते हैं। अदर इक्विटीज़ का 7% है, बाकी जो छोटा सा अमाउंट बच गया वो होगा आपका इक्विटी का, जो कि शेयर कैपिटल होता है। अर्लियर जर्नल रिजर्व्स भी थे, 2017 में जर्नल रिजर्व्स थे, और अब जर्नल रिजर्व्स नहीं है। बट अगर हम बात करें रिटेन अर्निंग्स की, तो वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, जो कि 2024 में 76% थी और इस साल बहुत अच्छी है। दैट शोज़ कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल तो है ही। रिटेन अर्निंग्स अल्टीमेटली आपको बताता है कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, बस वो कितना पैसा रिटेन कर रहा है वो उसका काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि पैसा कमा हर कंपनी रही है, लेकिन जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा बचा रही है, जो अभी से ही रिटेन कर रही है ताकि आने वाले टाइम में हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाए, वो कंपनी सबसे बेस्ट रिटर्न्स देती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। बाकी पॉइंट्स हमने डाल दिए हैं, आप रीड कर सकते हैं इसको। टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी के जो टैक्स एसेट्स हैं, जो डेफर टैक्स एसेट्स हैं, मतलब फ्यूचर के जो टैक्स एसेट्स हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू टैक्स लायबिलिटीज़, बिकॉज पोटेंशियल फ्यूचर टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं और टैक्स लायबिलिटीज़ आपकी कम हो जाती है, बर्डन कम हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको कंसिडर करने चाहिए। बाकी अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रोफाइल की, तो रेवेन्यू प्रोफाइल कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है और मैक्सिमम पैसा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आ रहा है, तो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर पैसा यही होना चाहिए कि ज़्यादा के मैक्सिमम पैसा, कम से कम 90% पैसा जो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस में कितनी डिमांड है, कितनी स्टेबिलिटी है, कितना सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपका रेवेन्यू बता देता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी चीज़, रेवेन्यू आपका ऑपरेशन से इंक्रीज होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम थोड़ा सा परसेंटेज टर्म्स में देखें तो बिजनेस का 98% आ रहा है ऑन एन एवरेज। 98% कंपनी जो है अपना ऑपरेशन से पैसा कमाती है। हमने ये दो परसेंटेज निकाली है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम की परसेंटेज। तो अगर आप देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कम 98% आ रहा है। हमने तो ये समझा है कि 90% एटलीस्ट होना चाहिए। 98% तो बहुत सही है, 96 से 98 पे आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छा चला जाएगा। और ये पॉइंट भी गलत नहीं है कि 1.5% गलत है। 10% तक माना जा सकता है कि किसी भी कंपनी की जो अदर इनकम है वो 10% तक हो, वो ठीक है। लेकिन 15% 20% अदर इनकम से आ रहा है ना, तो वो गलत है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि किसी भी कंपनी का अदर इनकम सिर्फ ऐसा होता है कि कभी कभी हो गया, कभी कभी नहीं हो। तो अगर मान लेते बिजनेस के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इतना डिमांड नहीं है और वो अदर इनकम पे रिलाई कर रहा है, उसकी रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू उसका हर साल बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसकी अदर इनकम्स की वजह से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आज वो आपको रिटर्न ज़्यादा दिखा देगा, लेकिन कल को अगर उसकी अदर इनकम नहीं हुई, मान लेते किसी जगह से इंटरेस्ट मिल रहा था, वो इंटरेस्ट नहीं मिला, कहीं से डिविडेंड नहीं मिला, कहीं से कोई अदर इनकम जो भी उसको उसने इस साल एसेट्स बेच के अपना पैसा निकाला, तो वो तो समझ आता है अगले साल क्या बेचेगा, अगले साल तो कुछ है ही नहीं। तो अगर उसकी अदर इनकम ज़्यादा है तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि अदर इनकम कभी कभार होने वाली इनकम होती है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेगुलर ऑपरेशन से बिजनेस चलता है। जो बिजनेस वो मार्केट में कर रहा है उससे जो इनकम होती है वो मैक्सिमम मानी जाती है, ठीक है, ताकि कल को अगर अदर इनकम्स नहीं भी होती है तो भी वो अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी दिखा रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपेंसेस परसेंटेज। तो कितना आपके रेवेन्यू में से कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस में चला जाता है, तो टैक्स में जाता है 6%, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट है, क्योंकि हर साल 6.6% 5% इतना तो जा ही रहा है हर साल। अदर एक्सपेंसेस के अंदर कम से कम 70% चला जाता है। अब अदर एक्सपेंसेस में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनीज में सीओई नहीं होता। सीओई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। सीओई नहीं होता क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है। तो उसके बदले में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी, उसका होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसका होता है सेलिंग कॉस्ट, उसका होता है जर्नल कॉस्ट, उसका होता है मार्केटिंग कॉस्ट, उसका होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट, या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी का कॉस्ट होता है, या फिर कोई यू नो की रेम्यूनरेशन देना होता है डायरेक्टर्स को, अदर डायरेक्टर्स को, या फिर किसी की एडवाइस ली तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर कंपनी को चलाने के कुछ खर्चे होते हैं, या फिर कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो कि मिसलेनियस भी होते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं। जब कंपनी एक सर्विस बेस्ड होती है तो उसके खर्चे भी होते हैं, लेकिन अगर उसके कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट नहीं है तो वो सारे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो कंपनी ने बिल्कुल स्टेबिलिटी मेंटेन करी हुई है, 70% से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं अदर एक्सपेंसेस में। और तो 2025 में एक कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 4.5% आया है। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट में इनको एक्सपेंस करना पड़ गया हो, लेकिन अभी तक इनका कोई भी ऐसा खर्चा नहीं था। अगर हम समझें तो बिजनेस अपना एक्सपेंसेस को मैनेज करके चल रहा है। जितने उसके एक्सपेंसेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैनेज्ड है। 67%, 69, 70, मैक्स 71 गया है, उससे ज़्यादा नहीं गया है, राइट। अब हम थोड़ा सा प्रॉफिट बेसिस में समझ लेते हैं। तो बिजनेस जो है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अगर हम देखें तो 65% मार्जिन निकाल लेता है ग्रॉस प्रॉफिट, और एट द एंड 15% ये मार्जिन निकाल रहा है, और स्टिल 13.67 है, जो कि बैड नहीं है। ऑल्दो डिक्लाइन हुआ है, बट वो 2017 से ही होता आ रहा है, लेकिन अभी 13% के मार्जिन पे 4-5 साल से प्ले कर रहा है, जो कि ठीक है। कंपनी 12 से 15% अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन कर रही है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, बिकॉज नेट प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस में 7-8% भी यू नो उतना रिटर्न नहीं दे पाते जितना अभी स्टेबिलिटी रिटर्न्स हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो 20% देती है लेकिन अगले साल 12%, वो अच्छी कंपनीज इतना नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आप देखें तो 13% 2021 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक 13% पे चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट इन्होंने डिक्लाइन किया, 17 से 25 में डिक्लाइन आया, लेकिन इतना डिक्लाइन नहीं आया कि बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए, ठीक है। और वैसे भी टीसीएस एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इतना जल्दी उस पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, ताकि हम टैक्स का बर्डन समझ जाएं
कि टैक्स मैनेजमेंट कैसा हो रहा है और अनएक्सपेक्टेड टैक्स बर्डन ना आए कंपनी पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें और आफ्टर टैक्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्राफ ही डिपिक्ट कर रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये बताता है कि इनका टैक्स मैनेजमेंट तो एफिशिएंट है ही, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी जितनी अच्छी होती है ना कंपनी की, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है मार्केट में। ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है और लास्ट 3-4 साल से बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है। तो ईपीएस पे आपको काफ़ी पॉइंट कंसिडर करना चाहिए कि क्या ये ईपीएस अभी भी अच्छा है या नहीं है, ये डिसीज़न आपका होगा। मैंने सिर्फ आपको बताया जो मेन रीज़न है ईपीएस कंसिडरेशन में, वो यही है कि ईपीएस डिक्लाइनिंग हो रहा है जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसका ईपीएस बढ़ नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो ईपीएस बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में जो हम पिछले साल से कंपेयर करें उसकी परसेंटेज टर्म्स में बहुत डिक्लाइन हो रहा है। तो आपको ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए, ये की पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्ट्रक्चर की। तो कैश फ्लो स्ट्रक्चर में हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो जनरली पॉजिटिव होनी चाहिए बिजनेस की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मैनेज्ड होनी चाहिए। यहाँ पे कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मैनेज्ड है, लेकिन जो फाइनेंसिंग कैश है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग ही नहीं, हम कहेंगे नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है। ये एक पॉइंट पॉजिटिव भी हम समझ सकते हैं, बिकॉज कंपनी जो है अपना जितना कमा रही है उसमें से वो सारा खर्चे में दे रही है, जिससे क्या होता है ना, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ कम हो रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ टॉक अबाउट लाइबिलिटीज़, जो लॉन्ग टर्म डेट आप उठाते हो या फिर शेयर्स इशू करते हो या फिर कोई भी बॉन्ड्स आप इशू करते हो, तो उसके बदले में आपको डेट रीपेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, डिविडेंड देना होता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है। उन सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनकी जो कैश फ्लो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैनेज चल रहा है। ऑल्दो इनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बट ये चीज़ है कि इनके जो ऑपरेटिंग कैश है उसी से एडजस्ट हो जाता है, तो एट द रेंट इनके ऊपर इतना बर्डन आता नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश फ्लो टू नेट। हमने बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करा है कि कैश फ्लो पोजीशन को नेट से, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को नेट से कितना, तो आप अपना एक पॉइंट बना सकते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को नेट कैश से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कितना एक्सेप्टेबल करता है। फाइनेंस कॉस्ट वर्सेस पेड, तो हमने यहाँ पे ये कंपेयर किया है कि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट थी, मान लेते हैं 2 रुपये, और वो पे कर रही है 2 रुपये, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक्रूवल एक्सपेंस नहीं पड़ जाता। अगर आप 5 रुपये का खर्चे में सिर्फ 3 दे रहे तो अगले साल आपको 2 रुपये और देने पड़ेंगे, और अगले साल का फाइनेंस कॉस्ट और आ जाएगा। तो 2 रुपये पिछले साल के और इस साल का जो फाइनेंस कॉस्ट है आपके ऊपर, तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ गया ना। जो भी जो भी एक्सपेंस है आपके ऊपर वो तो बढ़ गया, तो वो एक्सपेंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा रीपे करें। जैसे कि अगर आप देख पा रहे 2025 में इन्होंने 796 था, 840 दे दिया। इसका मतलब है पिछले साल इन्होंने थोड़ा कम दिया। यस, इट शोज़ कि इन्होंने कम दिया। इस साल तो पूरा पूरा दे दिया, लेकिन इस साल कम दिया, जिसकी वजह से अगले साल इनको ज़्यादा देना पड़ा। तो ये एक पॉइंट आ जाता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम रीपे कर दे, ताकि नेक्स्ट ईयर पे उनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ या फिर पेमेंट का रिस्ट्रिक्शंस ना आए। ये है फ्री कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम नेट कैपेक्स को माइनस कर देते हैं ना, तो हमें एक फ्री कैश फ्लो मिल जाता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो आपको मिल गई, नेट कैपेक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को जब आप परचेज करते हो, उसमें से जब आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करते हो, तो उन दोनों को माइनस करने के बाद जो आता है ना, वो होता है नेट कैपेक्स। जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को परचेज करते हो माइनस सेल करते हो, तो उनका जो नेट अमाउंट आता है वो होता है नेट कैपेक्स। तो अगर हम देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट पेड है वो 1000 करोड़ का था, लेकिन यहाँ पे कंपनी का फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, जो कि ये बताता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है फॉर डिविडेंड रीपेमेंट, या फिर डिविडेंड पे करना हो, या फिर कोई डेट रीपेमेंट करना हो, या फिर उसको कोई इंटरेस्ट पे करना हो, उसके पास अच्छा खासा पैसा है। लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड। तो डिविडेंड में 2025 में इन्होंने सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है। दैट शोज़ कि इन्होंने मैक्सिमम पैसा इस बार डिविडेंड में लगाया है रेदर टू रिटेन। ऑल्दो रिटेन अर्निंग्स इज़ गुड, बट कभी कभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड भी दे देती है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर रही या फिर हमारे लिए पैसा रिटेन नहीं कर रही, राइट।
अगर आप देखें तो 92% का डिविडेंड देना मतलब होता है कि कम रिटेन रखना पैसा, जो कि अच्छी चीज़ भी है, बट एक तरीके से हम देखें तो कंपनी एक स्टेबल कंपनी है, तो आप ओवरऑल डिसीजंस खुद से बनाएं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि कंपनी के 73 से 71 हुए हैं, जो कि 2% डाइल्यूट करना लार्ज बिजनेस में जाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन स्टिल एक लार्ज कंपनी ने 71% होल्ड किया हुआ है, अपना खुद का प्रमोटर्स ने होल्ड किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास एटलीस्ट 45% स्टेक्स होने चाहिए। वो कंपनी एक वैल्यूएबल और ग्रोथ कंपनी समझी जाती है। इस कंपनी के पास तो 71% है। डाइल्यूशन ज़रूरी होता है, लेकिन इन्होंने मैनेज किया हुआ उस डाइल्यूशन को। तो ओवरऑल हम देखें तो अभी तक के सारे पॉइंट्स मैक्सिमम पॉजिटिव्स निकले, कम नेगेटिव्स निकले। आपका जो की कंसिडरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ईपीएस ग्रोथ, क्योंकि वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के 24 से 25 के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, और कुछ पॉइंट बीच बीच में आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे, तो आप पॉज करके बीच बीच में आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या जगह मुझे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में पोजीशंस बनाने का ना सोचें, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म में कम है। इक्विटी स्ट्रक्चर मैनेज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू मैक्सिमम ऑपरेशन से जनरेट हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। 12 से 13% के बीच में रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। बाकी डिसीजंस आप बनाइए, और आप बताइए कि आप यू गोना बाय टीसीएस और नॉट। थैंक यू।